नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पूरे महीने कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत हम विशेष कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़े, मीडिया क्षेत्र से जुड़े तमाम पत्रकार से हम बात कर रहे हैं और उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं पलामू जिला ही नहीं बल्कि झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार गोकुल बसंत जी। गोकुल बसंत कोई परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने एक लंबा समय दिया है प्रभात खबर के लिए और लोक पत्रकारिता करते रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हैं आपको और भी शुभकामना। और मैं जानना यह चाहता हूं, क्योंकि पत्रकारिता का संबंध हमारे जन जन से है और कई लोग कहते हैं, वैसे लिखा हुआ तो किसकी उक्ति है ये मुझे जानकारी नहीं है, अगर जानकारी हो तो आप समृद्ध करेंगे हमें, कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? आपने बिल्कुल कहा, यह लिखित नहीं है लेकिन इसको चौथे स्तंभ के रूप में मान लिया गया है जी। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है जी, उसी तरह प्रेस को भी चौथा स्तंभ माना गया है। हालांकि इसको संवैधानिक रूप से कोई मान्यता नहीं है, बावजूद इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र को या किसी भी वस्तु को स्थिर रखने के लिए 3 पांव पे खड़ा नहीं हो सकता जी। उसके लिए चौथा पाया भी जरूरी है और वही चौथा पाया तो वही चौथा पाया जी। ये प्रेस है, मीडिया है या पत्रकारिता है जो लोकतंत्र को थामे हुए है जी। अगर यह पाया कहीं से कमजोर होता है या खिसक जाता है जी या इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो लोकतंत्र में भी असंतुलन आना स्वाभाविक है जी। अभी पत्रकारिता को अगर हम देखें तो कई पुस्तकों में हमने खास करके इतिहास के पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है और पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है उसको जानने के लिए अगर हम ये देखें तो पुराने जमाने में जो पत्रकारिता से जुड़े लोग थे उनके बारे में अगर हम जानते हैं तो पत्रकारिता के धर्म और पत्रकारिता के महत्व और उद्देश्य के बारे में हम जान सकते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, जो कि इतिहास है इसका, पत्रकारिता का इतिहास? जी, अब इसको मैं अकबर इलाहाबादी की पंक्ति से कहना चाहूंगा जी। खींचो न कमान न तलवार निकालो जी तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह साबित करता है अखबार की ताकत को, पत्रकारिता की ताकत क्या है जी। न तो कितना सशक्त है, कितना शक्तिशाली है, इन पंक्तियों में इसका उल्लेख होता है। इसीलिए इसकी ताकत को समझते हुए ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी साहित्यकार, पत्रकार, एक तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो उस दौरान थे, जो साहित्यकार थे वही पत्रकार भी थे, जो पत्रकार थे वही साहित्यकार थे। यानी साहित्य और पत्रकारिता का जो संबंध है अनुन्याश्रय है और बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल अलग नहीं है।
पत्रकारिता भी साहित्य का ही एक रूप है। जी। वो जल्दीबाजी में रचा जाने वाला साहित्य है, मगर साहित्य है। साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? समाज का हित, समाज का हित करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उस दौर के तमाम साहित्यकार पत्रकारिता से जुड़े थे, पत्रकारिता से जुड़े लोग साहित्यकार भी थे। इसलिए उस दौर में पत्रकारिता में एक संस्कार विकसित हुआ। जी। उसकी भाषा के स्तर पर, उसके तथ्यों के स्तर पर, जी। कथ्य के स्तर पर एक विकास हुआ और लोगों ने काफी इसको विकसित किया। और इसी ताकत को समझते हुए उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन में जो सक्रिय रूप से अग्रणी नेता थे, मसलन गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या और भी कई नेताओं ने जी। पत्रकारिता को भी अपना हथियार बनाया और खुद अखबार का प्रकाशन किया, पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, संपादन किया। इसका मूल उद्देश्य था कि लोगों के बीच देश प्रेम का भाव पैदा करना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि देश गुलामी के दौर से गुजर रहा है और इसकी बेहतरी के लिए अंग्रेजों से मुक्ति जरूरी है। जब जागरूकता लोगों में आएगी तभी वे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें शामिल होंगे और उसको ताकत मिलेगी। क्योंकि कोई भी आंदोलन जनता के बगैर सफल नहीं होता है। तो जनता से जोड़ने के लिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक बनाया जाए और पत्रकारिता का काम ही उस समय था लोगों को जागरूक बनाना और लोगों को देश प्रेम जगाना, लोगों में आपस में समन्वय स्थापित करना और आंदोलन को ताकत देना। जी, यानी कि पत्रकारिता का उद्देश्य आपने तो बता दिया कि लोगों को जागरूक करना, आंदोलन के साथ जोड़ना। इसी बीच में हमें एक सवाल मेरे मन में आ गया कि आखिर हिंदी पत्रकारिता दिवस ही क्यों कहा गया? क्योंकि पत्रकारिता जो है वह किसी भी भाषा में होगी। हाँ, तो इसको हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों कहा गया? तो जाहिर सी बात है कोई उर्दू पत्रकारिता दिवस भी है क्या, या इंग्लिश पत्रकारिता दिवस? हिंदी की जो व्यापकता है जी, उसको ध्यान में रख करके जी इसी दिन जो है हिंदी का जो पत्रिका है उसकी शुरुआत हुई। नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उदंत मार्तंड। तो इसके चलते चूंकि पहला हिंदी का अखबार कहिए तो उसका प्रकाशन हुआ, इसलिए हम लोग वहां से शुरू करते हैं। जी जी। तो इसका मतलब यह भी है कि दूसरी भाषा में पहले से भी निकलती रही होगी। अब कई भाषाओं में बहुत पहले से, भारत में तो शुरुआत में तो अंग्रेजी से शुरुआत है और लेकिन अखबार का प्रचलन तो 17वीं शताब्दी से है। जी जी। लेकिन भारत में 19वीं शताब्दी के बाद ही है। 19वीं शताब्दी में ही इसको 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के अंत 19वीं शताब्दी की शुरुआत। जी। तो इसलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। अच्छा चलिए, अभी जो आपने इतिहास बताया कि आजादी के आंदोलन में इसकी भूमिका रही है और लोगों को जोड़ने का भी काम किया है, आज के दिन में अगर हम पत्रकारिता को देखें तो क्या लगता है आज के दौर में? अगर हम आजादी के दौर की पत्रकारिता और आजादी के बाद की कुछ सालों तक की पत्रकारिता और उसके बाद की पत्रकारिता, देखिए आजादी के बाद, आजादी से पहले लोगों में देश प्रेम जगाना, उन्हें आंदोलन से जोड़ना, आंदोलन को सफल बनाना, जोश भरना था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हमको देश से मुक्त कराना है, अंग्रेजों से देश को मुक्त कराना है और देश को स्वतंत्र कराना है। लेकिन सिर्फ स्वतंत्र नहीं कराना है,
सिर्फ अंग्रेज चले जाएं इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। जी आप जब पढ़ेंगे पुराने पत्र पत्रिकाओं अखबारों या बाद के दिनों में, तो जितनी सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, सिर्फ समस्या अंग्रेज ही नहीं थे, जी नहीं, तत्कालीन समय में समस्या केवल अंग्रेज ही नहीं थे बल्कि सामंतवाद भी। और सामंतवाद अंग्रेजों के संरक्षण में और बढ़ा रहा था, लेकिन उसके समानांतर समाज में दकियानूस विचार भी, अंधविश्वास भी ने लोगों के बीच कूट कूट कर भरा हुआ था, जी जिसके कारण होहू नृप न होहू कोई नृप हमें का हानि, चेरी छोड़ न हुई बिरानी। ये जो दिमाग में घुसा हुआ है न, इसको निकालना। ये मानसिकता है कि राजा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है राजा के आने और जाने से। जी राजा कैसा होगा इसका असर राज्य पर पड़ता है, प्रजा पर पड़ता है। समाज कैसा होगा, समाज में कैसे लोग होंगे, समाज के रीति रिवाज, संस्कृति। अब संस्कृति के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर आप पाखंड को नहीं परोस सकते। आपको संस्कृति में भी भेद, जन संस्कृति और पाखंड संस्कृति में अंतर तो बताना ही होगा। मैंने कहने का मतलब है कि आजादी के बाद जो पत्रकारिता है उसका भी यही विषय रह गया। तो आजादी के बाद जो मूल उद्देश्य था, जी देश को सजाना संवारना, एक बेहतर समाज का निर्माण करना, देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना, लोकतंत्र को मजबूत कराना। लोकतंत्र को मजबूत करने का मतलब यह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ भी उल्लिखित है, यानी वो तो सार है, संविधान का मूल है जी, उसका अनुपालन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं, और लोगों को इस आजादी का लाभ मिल रहा है कि नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी है कि नहीं, इन तमाम चीजों पर बारीकी से नजर रखने का काम किसका है? पत्रकारिता का। इसलिए पत्रकारिता को तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख का काम है कि हर अच्छाई और बुराई को देखना और उसका विश्लेषण करना और जनता को बताना। अगर गड़बड़ियां हैं तो जनता को यह स्पष्ट किया जाए कहाँ गड़बड़ी है और इसमें क्या सुधार हो सकता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। जी दर्पण अगर सही होगा ना तो आपकी तस्वीर भी वही सच। आपका चेहरे में अगर घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, काला है, कोई जैसा भी है वो आपको नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, जैसा है वैसा ही दिखलाता है दर्पण। लेकिन दर्पण अगर टूट जाए, कोई खंडों में विभक्त हो जाए तो क्या होगा उसमें? अच्छा चेहरा भी विकृत नजर आएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, खंडित नजर आएगा। जी। तो पत्रकारिता को जब हम दर्पण कहते हैं, नहीं, पत्रकारिता, मैंने पहले भी कहा कि पत्रकारिता भी साहित्य ही है जी, और साहित्य को अगर दर्पण मानते हैं तो पत्रकारिता भी उसी का एक पार्ट है और वह भी समाज का एक दर्पण है जी, जिसमें अपना चेहरा जनता, राजनेता, नौकरशाह सभी देखते हैं। पत्रकार का काम लोगों को उनकी गलतियों पर नजर निगाह टिकाना है जी, उंगली डाल के बताना है कि हाँ ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। यह नहीं कि आज क्या ये सब हो रहा है, आप बहुत महान हैं, आपने जो कह दिया यही सच है। सच क्या है ये हमें बताना है। तो आज क्या अब पत्रकारिता ये बात को कर रही है? तो वर्तमान समय में दर्पण ही जब टूट गया हो, अच्छा, आज मैं सही मायने में कहा हूं कि वह दर्पण जो टूट गया हो, जब दर्पण ही टूट गया है तो आप उसमें अच्छी तस्वीर या सच देखने का कहां से
कोशिश करेंगे। इसको तोड़ने वाले में कौन है? तोड़ने वालों में कई लोग हैं जी। पहला, समाज के जो स्वार्थी लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि जनता को सच जाना जाए। जनता अगर जागरूक होगी, सच का पता चलेगा, तो वह विद्रोह करेगा, वो विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, गलतियों को सुधारने के लिए दबाव डालेगा। लेकिन जिनकी आदत है कि सिर्फ गलती ही करे, हमें जनता से कोई मतलब नहीं है, जिस राजनीति, जिस सत्ता, जिस नौकरशाही को जनता से मतलब नहीं है, जो सिर्फ अपने लिए और अपने लिए काम करती है और सारे संसाधनों का उपयोग या दुरुपयोग अपने सुख सुविधा लाभ के लिए करती हूँ, और जनता को कुछ उल्टा सीधा दे करके, चटा करके, जैसे वर्तमान में 5 किलो अनाज है, तो इस तरह उनको बरगला दिया जाता है। और वैसे बहुत, तो जनता को जब तक सच पता नहीं चलेगा, तब तक वो आगे नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। जैसे हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि शिक्षा के केंद्रों के बजाय अंधविश्वास के केंद्रों को ज्यादा विकसित किया जा रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि लोग सच न जान सकें। अभी वर्तमान में जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, तो मुगल काल का इतिहास को गौण कर दिया गया, उसको हटा दिया गया पूरी तरह से। पहले धीरे धीरे हटाया गया था, अभी जो निर्णय आया है एनसीईआरटी का, उसमें जो है पूरा मुगल पीरियड को ही अलग कर दिया गया। अब ये बताइए कि आधे सच को छुपा के आप सच को छुपा सकते हैं। सत्य है कि मुगलों ने 700-800 साल तक, या अगर मोटा मोटी कहिए तो 1000 साल तक इन्होंने राज किया है जी। तो उसको आप कैसे मिटा दीजिएगा? और उसको, इतिहास को मिटा के आप कुछ कर, इतिहास तो मिटाया नहीं जाता है। इतिहास जो बन गया बन गया। ऐसे में आप छुपा सकते हैं कुछ देर के लिए, मिटा नहीं सकते हैं। आप ढक सकते हैं। नहीं, मान लीजिए गंदगी है तो आप सफेद चादर बिछा करके ढक सकते हैं, लेकिन उस गंदगी को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, तब तक तो आपको गंदगी रहेगी, चाहे वो जिस रूप में हो, छुपे रूप में हो या प्रत्यक्ष रूप में हो। अच्छा, ऐसे में आप पत्रकारिता के समक्ष कौन सी चुनौतियों को देखते हैं? बस वही शॉर्ट में आप। पत्रकारिता के समक्ष एक तो 95% जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं लोग, उन्होंने स्वयं को स्वीकार लिया है। वर्तमान जो सड़ी गली व्यवस्था है, चारण पत्रकारिता है कि लोगों को खुश करके, उनके दिमाग में है कि राजतंत्र है, राजा को खुश करो, कुछ प्राप्त करो। तो ऐसे लोग जो हैं मौज मस्ती में हैं, इनको परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, इनके सामने कोई चुनौती है, इनके लिए कोई चुनौती। हाँ, लेकिन अभी भी ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे प्रकाशक हैं, ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे लोक गायक हैं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार हैं, उनकी गलतियों पर उंगली रखने के लिए तैयार हैं, सच को सच दिखाने के लिए तैयार हैं, बोलने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों के ही समक्ष चुनौतियां हैं। चुनौती इस रूप में है, अगर आप प्रकाशन कर रहे हैं तो आपको तरह तरह से परेशान किया जाएगा, आपके अखबार को बंद कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में गुजरात समाचार को बंद किया गया, रेड किया गया, बहुत परेशान किया गया। कई अच्छे पत्रकारों के यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिए गए, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया,
कई लोगों को की हत्या कर दी गई, नहीं। तो इस तरह चुनौतियां हैं, बावजूद उसके लोग लड़ रहे हैं। जो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार की स्थापना करना चाहता है और इसमें ही उसका मिशन है यही, तो इसी काम में वो लगा हुआ है। उसके समक्ष चुनौतियां तो आती रहती है। चुनौतियां तो उससे ज्यादा नहीं है अंग्रेजों के समय से, कि अखबार 2 दिन 3 दिन या सप्ताह से ज्यादा नहीं चलते थे। कोई अखबार शुरू हुआ, 2 दिन चला, 3 दिन चला, या कभी फिर दूसरा अखबार निकाले, फिर चौथा अखबार निकला, एक यार कितने संपादक जेल चले गए, कितने संपादक जो है कितने संपादक जो है फांसी पर चढ़ा दिए गए। तो उससे ज्यादा चुनौतियां आज नहीं है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच ऐसे लोग हैं जिनके आज जज्बा है, वे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जुल्मी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जुल्म का अंत होता ही है। चाहे घटाटोप अंधेरा कितना भी हो, सूरज तो निकलेगा ही, अंधेरा को तो भागना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, और पत्रकारिता के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी कई पत्रकार लोकतंत्र की स्थापना के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे में कई लोगों को जेल भी जाना पड़ रहा है, कई लोगों की हत्याएं भी हो गई है। हम वैसे तमाम जाबाज पत्रकार को सलाम करते हुए आज की कड़ी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में, किसी अगले पत्रकार के साथ। धन्यवाद।